सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। 20वां दिन यानी मॉडर्न हिस्ट्री का जो आखिरी दिन है उसके डिस्कशन के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर हम लोग कुछ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया हमने, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की अलग से किसी टॉपिक में उतना क्वेश्चन तो आता नहीं है, एक दो आता है तो उसको हम लोग इसी में कवर कर लेंगे। और वुमेन का रोल वो सब हम लोग देखते हैं अभी। तो एजुकेशन के लिए एक टाइमलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि चार्टर एक्ट 1813। तो ये पहला ऑफिशियल स्टेप था एजुकेशन के लिए, जिसमें 1 लाख रुपए एलोकेट किए गए थे। बट और ये वेस्टर्न एजुकेशन के लिए था इम्पोर्टेंट, इसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन के लिए था, लोकल नहीं। लेकिन ये पैसा कभी भी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। ठीक है, 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये एजुकेशन फंड को देखने के लिए बनाया गया, और एक ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट यानी कि जो लोग, अगर हम बात करेंगे जो पुरानी जो लैंग्वेजेस थी उनके ऊपर बेसिकली, और जो अंग्रेज इंग्लिश लैंग्वेज का प्रमोशन, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। और यही कॉन्फ्लिक्ट जो अगर आप देखोगे तो कॉन्फ्लिक्ट जो है लॉर्ड मैकाउले के द्वारा सॉल्व किया गया था। किसके द्वारा? मैकाउले। लेकिन वो किसके फेवर में सॉल्व हुआ था? इंग्लिश के फेवर, यानी एंग्लिसिस्ट को उन्होंने फेवर दिया था 1835 में, मैकाउले माइन्यूट। और इसने कहा था कि अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस का इन्फ्लुएंस होना, मतलब प्रमोशन करना जरूरी है। उसके बाद वुड्स डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच जो है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जो है, वो मैग्ना कार्टा भी बोला था इंग्लिश एजुकेशन का हमारे यहाँ पर। वुड्स डिस्पैच में क्या देखने को मिला कि 3 स्तरीय प्रणाली, यानी कि अगर आप देखेंगे 3 टायर वर्नाकुलर प्राइमरी लेवल पे, एंग्लो वर्नाकुलर सेकेंडरी, और अगर हम यूनिवर्सिटी में, और बाकी सारा कुछ जो है उसमें आपको बोला गया कि इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ ये फीमेल एजुकेशन के ऊपर भी फोकस किया। 1857 में आपको देखिएगा तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ बनी, जो लंदन यूनिवर्सिटी की बेसिस पे बनाई गई थी, उसके मतलब तर्ज पे। फिर हंटर कमीशन, तो ये वुड्स डिस्पैच के इम्प्लीमेंटेशन को एक बार देखा, और प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर मीडियम के ऊपर फोकस करने के लिए बोला हंटर आयोग। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट कर्जन के अंदर आया था, इसने गवर्नमेंट के कंट्रोल को बढ़ा दिया था। क्या चीज़ के ऊपर? यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ताकि डिसिप्लिन और टीचिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर। और आप जानते हैं कि एक वजह ये भी थी, जो हमारा जो बंगाल में जो इतने अनरेस्ट हुए थे उस टाइम पे, स्वदेशी वगैरह, उस टाइम पे ये चीज़ के लेकर भी गुस्सा था। 1913 में सरकार का एक रेजोल्यूशन आया एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया का फॉर्मेशन हुआ, जिसको गांधी जी और बाकी लोगों ने भी सपोर्ट किया। ठीक है। फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन जो है उसको शुरू किया गया। 1929 में जो हार्थोग कमेटी की रिपोर्ट थी, उसने हंटर कमीशन के बाद के प्रोग्रेस को देखा, और क्वालिटी के ऊपर बोला कि फोकस करिए एक्सपेंशन से ज़्यादा, ओवर एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। 1935 में एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना के प्रोविंसेस यानी राज्यों की लिस्ट में डाल दिया गया। सार्जेंट प्लान 1944 में आया, जिसने कि कहा था कि यूनिवर्सल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो 6 से 14 साल तक के लिए। और इसका एक 40 साल का प्लान इन्होंने बनाने की बात की थी, बट वर्ल्ड वॉर 2 के कारण पोस्टपोन हुआ था, और इसीलिए सार्जेंट प्लान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आर्टिकल 45 हो या बाद में 21 ये बना, तो ये इसी के बेसिस पे आप कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद राधा कृष्ण कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना था, जो यूजीसी वगैरह के बारे रिकमेंडेशन दिया। 3 साल का डिग्री होना चाहिए, रिसर्च वगैरह के ऊपर इन्होंने रिकमेंडेशन पूरा का पूरा दिया था। ठीक है ना। उसी चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट करके आपको समझाया गया है कि हेस्टिंग्स के द्वारा चार्टर एक्ट जो 1813, जो पहला स्टेप था जहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन 1 लाख रुपए देने की बात की गई थी यहाँ पर। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी जो हुआ, तो उसमें ओरिएंटलिस्ट जो थे उसके प्रोपोगेटर कौन कौन थे? एस टी प्रिंसेप, सेलब्रुक, और इंग्लिश से लॉर्ड मकाले ट्रेवलियन। तो मकाले मैन्योट ने इसको सॉल्व तो किया, लेकिन किसके फेवर में? ब्रिटिशर्स के, मतलब अंग्रेजों के एजुकेशन के फेवर में। जेम्स थॉमसन का एफर्ट जो आप देखेंगे, तो जेम्स थॉमसन ने क्या किया, उस टाइम पे डलहौजी गवर्नर जनरल थे, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। तो उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है। और प्रैक्टिकल और मोरल एजुकेशन पे फोकस करने के लिए कहा, रूरल करिकुलम और टेक्स्ट बुक को लोकल लैंग्वेजेस में डेवलप करवाया, और इस कारण से उनका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। इसके बाद वुड्स डिस्पैच में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी डलहौजी थे। ठीक है। और वो प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, जो चार्ल्स वुड, उनके द्वारा ये बनाया गया था। इसको इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। 3 टायर सिस्टम बना दिया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी। लोअर लेवल पे वर्नाकुलर, बाकी इंग्लिश रहेगा हायर लेवल के ऊपर। ठीक है। इसी के कारण यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से स्टैब्लिश हुई, कहाँ पे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी 1857 में।
हंटर एजुकेशन रिपन के टाइम पे ही आया था, वुड्स डिस्पैच के बाद का प्रोग्रेस देखा। और ये भी कहा प्राइमरी एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को फोकस किया इन्होंने। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 कर्जन लेकर आए थे, जिसमें कि अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट का कंट्रोल यूनिवर्सिटी में बढ़ गया, टीचर के अपॉइंटमेंट को रेगुलेट किया गया, और इसलिए इंडियन नेशनलिस्ट को कहीं ना कहीं अपोज किया, क्योंकि उनको लगा उनकी आज़ादी से कर्टेल हो रही है। उसके बाद सैडलर का यूनिवर्सिटी कमीशन आया था, ठीक है, चेयरमैन थे माइकल अर्नेस्ट सैडलर। और इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट किया, फिर कहा कि जो स्कूलिंग है वो 12 साल, यानी कि यूनिवर्सिटी से पहले एक स्कूलिंग होना चाहिए इंटरमीडिएट स्टेज तक, इनका ही रिकमेंडेशन था। यूनिवर्सिटी में फोकस रिसर्च और पोस्ट ग्रेजुएशन पे होना चाहिए, इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनाइए, टेक्निकल वोकेशनल और वुमेन एजुकेशन पे फोकस, ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमस बनाना होगा, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स उसी को लेकर है, मतलब जो आपको रिवीजन के लिए आप देख सकते हो उसको, ठीक है। डायरकी में ये एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट का पार्ट था, और 35 वाले अगर आप देखेंगे एक्ट में, तो एजुकेशन प्रोविंशियल लिस्ट का पार्ट बन गया था, किसका, प्रोविंशियल। वारधा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन की अगर बात करें, जो गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री फॉर्मेशन होगी 37 में, तो उसके बाद इसमें क्या देखने को मिला कि इन्होंने कहा कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन 7 से 14 साल तक के बच्चे के लिए, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए, क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग होना जिसमें कि बुनाई सिलाई ये सभी सिखाया जाएगा, एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिला, तो इतना ज़्यादा ये कवर नहीं कर पाया। सार्जेंट प्लान में जो आपको बताया गया था 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए 40 वर्षों में ये प्लान बनाया गया था, बट अगेन वर्ल्ड वॉर 2 के कारण इसको लागू नहीं किया गया। 64 से 66 के बीच में कोठारी एजुकेशन कमीशन बना था, ठीक है, DS कोठारी चेयरमैन थे उस समय यूजीसी के, उन्हीं के चेयरमैनशिप में। और इसका डेवलपमेंट था, ऑब्जेक्टिव था कि एक न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बने, और इसी के रिकमेंडेशन पे 1968 और बेसिकली लागू हुआ था 1969 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो अभी हाल ही में 2020 में रिप्लेस हुआ है, तो वो कोठारी एज कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही आया था, ठीक है ना। तो उस समय वही 10+2 और +3 वाला सिस्टम था, जो अब आपको चेंज हो चुका है 5+4 ऐसे करके। वुमेन और फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे, तो कुछ वुमेन का जो आपको कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, वो एक लिस्ट के रूप में आपके सामने रख दिया गया है। 1879 में पंडित रमाबाई जो है वो आर्य महिला समाज को खोजी वुमेन एजुकेशन के लिए। फिर स्वर्ण कुमारी देवी ने पहली वुमेन बनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को एड्रेस की थी। सरला देवी चौधरानी ने लक्ष्मी भंडार को स्टार्ट किया स्वदेशी गुड्स के लिए प्रमोट करने के लिए। फिर वुमेन इंडिया एसोसिएशन बना था मद्रास में, एनी बेसेंट और मार्गरेट कजन के द्वारा 1917 में। पहला ऑल इंडिया वुमेन डेपुटेशन जो है वो मोन्टेग्यू से मिला था वुमेन पॉलिटिकल राइट्स के लिए, एंड दैट वाज लेड बाय एनी बेसेंट एंड सरोजिनी नायडू। नॉन कॉपरेशन में वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ, जैसे कि सरोजिनी नायडू, बसंती देवी, कस्तूरबा गांधी। सरोजिनी नायडू 1925 में फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी INC की कानपुर सेशन में, ठीक है। उसके बाद 1928 में आपको देखिएगा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था, मार्गरेट कजन और कमला देवी चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में। 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय ये सब पार्टिसिपेट की थी एक्टिवली। देन 31 में प्रीति लता जो है वाडेदार, उन्होंने एक सुसाइड अटैक को लीड किया था ब्रिटिश क्लब के ऊपर चिटागोंग में, कल्पना दत्ता। देन कल्पना दत्ता जो है वो अरेस्ट की गई थी चिटागोंग आर्मरी रेड में। राजकुमारी अमृत कौर ने ब्रिटिश वॉर एफर्ट को और वुमेन हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए काम किया, और ब्रिटिश वॉर एफर्ट को अपोज किया था। 1939 की ये बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ, जिसमें कि अरुणा आसिफ अली नेशनल फ्लैग वालिया टैंक में होस्ट की, उषा मेहता सीक्रेट रेडियो जलाई। 1946 में सुचिता कृपलानी, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्ट होकर आए, ठीक है। तो ये सारा का सारा वुमेन आपको जो है पार्टिसिपेशन जो है उसको लेकर था, यही सारा कुछ यहाँ पे दोबारा आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। स्वदेशी के दौरान कौन सी वुमेन इंपॉर्टेंट थी, गांधीयन फेज में, तो ये सारा का सारा जो है वो आपको यहाँ पे देखते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड कल्चर, सो इंडियन क्लासिकल एंड फोक डांसेस किस जगह पे है और कौन से लोग इनसे रिलेटेड है। लोगों का तो क्वेश्चन शायद कम ही पूछेगा, एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और किस स्टेट का कौन सा फेमस, वही मेन जो है क्वेश्चन बनता है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु,
रुक्मिणी देवी अरुणडेल और बाला सरस्वती के द्वारा कॉडिफाई किया गया था मॉडर्न टाइम्स में। कथक यूपी, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा मतलब ओडिशी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर और सतरिया असम। और ये धीरे धीरे कम्युनिटीज के द्वारा भी इवॉल्व हुए, जैसे बिहू असमीज पीसेंट, घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात, लावनी महाराष्ट्र, कलबेलिया राजस्थान, यक्षगाना कर्नाटक। इंडियन म्यूजिक, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक जो अमूर खुसरो 13वीं सेंचुरी में डेवलप हुआ और खुसरो ने इसको एनरिच किया। कर्नाटिक क्लासिकल, पुरंदारा दास जिनको फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक बोलते हैं, ध्रुपद टेम्पल्स में ओरिजिनेट हुआ और दागर ब्रदर्स के द्वारा इसको प्रोपोगेट किया गया। ख्याल, जो अगर हम लोग बताएंगे बात करेंगे तो सदारंग और आदारंग मुगल कोर्ट्स में। टापा, गुलाम नबी शोरी, शोरी मियाँ की बात हम करते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर, तो सितार, तो अमीर खुसरो के ही वर्जन का मॉडिफाइड है, मतलब आप समझेंगे। सरोद, डेवलप फ्रॉम अफगान इंस्ट्रूमेंट रबाब, और उस्ताद अली अकबर खान के द्वारा इसको डिफाइन किया गया। तबला, अमीर खुसरो के द्वारा माना जाता है ऐसा कि खोजा गया है। मृदंगम, पलानी सुब्रमण्या पिल्लई, ठीक है। सहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वीणा, सरस्वती को एट्रीब्यूट है और वीणा धनमाल जो है उसके कर्नाटिक में यूज किया गया था उनके द्वारा। फ्लूट या बांसुरी की बात करेंगे तो ये पन्नालाल घोष के द्वारा पॉपुलराइज किया गया था क्लासिकल म्यूजिक में, ठीक है। वही यहाँ पर साथ में कुछ रिविजन है। कुछ फेस्टिवल्स हैं, अब ये फेस्टिवल आप देख सकते हो कि ये कॉमन फेस्टिवल्स हैं, किस लिए मनाया जाता है आपको देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं। हार्वेस्ट और सीजनल फेस्टिवल देखिएगा तो पोंगल तमिलनाडु में सन गॉड के लिए, लोहड़ी पंजाब में, बैसाखी पंजाब हार्वेस्ट एंड सिक न्यू ईयर, ओनम केरला महाबली के किंग बन घर वापस आने की खुशी में, बिहू असम, उगाड़ी आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना का नया साल, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र का नया साल, नवरे कश्मीरी नया साल, विशु केरला का, चेती चांद सिंधी न्यू ईयर बर्थ ऑफ झूलेलाल, पोइला बोईशाख बंगाली न्यू ईयर और पुथांदू तमिलनाडु का न्यू ईयर मनाया जाता है। कुछ ट्राइबल कल्चरल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल नागालैंड, भगोरिया एमपी भेल ट्राइब, मिमकुट और चापचरकुट मिजोरम, सुमे गिलिरक फेस्टिवल त्रिपुरा ट्राइबल हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं, सोहराई झारखंड, सरहौल भी झारखंड, ऑयलिंग फेस्टिवल कोन्याक ट्राइब नागालैंड का, म्योको फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कुछ रीजनल और देखेंगे तो पुष्कर मेला राजस्थान, सोनपुर मेला हमारा बिहार, एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेयर है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल अभी लगा था। माघ मेला प्रयागराज, ठीक है, जहाँ पे जो स्मॉलर कुंभ होता है जो हर साल मनता है वो बता रहे हैं। तानेतर फेयर गुजरात, ब्रज महोत्सव यूपी मथुरा में, खर्ची पूजा त्रिपुरा, ज्वालामुखी फेयर हिमाचल और चैत्र नवरात्रि जो है वो मेनली नॉर्थ इंडिया में ये मनाया जाता है, ठीक है। यूनेस्को का इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो फेयर्स और फेस्टिवल में कुंभ मेला 2017 में रिकॉग्नाइज हुआ, कलकत्ता का दुर्गा पूजा 2021, रमान फेस्टिवल जो है गढ़वाल हिमालयस का जो फेस्टिवल है वो, मोदियतु डांस फेस्टिवल केरला, और चाउ जो डांस है वो उड़ीसा झारखंड और वेस्ट बंगाल। कुछ यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं टोटल, अगर हम आप देखेंगे तो उसमें 34 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स रहता है, जिसमें जो मिक्स साइट की बात करेंगे तो वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क और बाकी ये एरियाज आप देख सकते हैं। कुछ ट्राइबल लैंग्वेज और उसका जो ट्राइबल जो लैंग्वेज बोला जाता है और किस ट्राइब का लैंग्वेज है वो यहाँ पे लिस्ट आपको दिया हुआ है लास्टली। संथाल, संथाली, मुंडा, मुंडरी, तो ये लैंग्वेजेस के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन बनने का स्कोप रहता है। क्यों जीआई टैग्स, तो बिहार में देखें तो मधुबनी पेंटिंग हो गया, तो यहाँ पे जीआई टैग्स है और आपको यहाँ पे क्या करना है एक और लिस्ट भी कंपाइल करना है जहाँ पे यू विल बी यूजिंग ऑल द जीआई टैग्स ऑफ बिहार। तो आप ये अलग से ही बनाना, तो बिहार स्पेशल में तो वो बताया जाएगा, बट जीआई टैग जो बिहार वाला है वो आप अलग से एक लिस्ट पहले ही बना लो, क्या क्या बिहार से जीआई टैग जो है वो दिया गया है, ठीक है। और बाकी ये सारा कुछ आपको ये फैक्ट है याद करना है। लास्टली जो फैक्चुअल पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप आर्ट एंड कल्चर में, अभी एक बार देखिए, एक बार रिवाइज जो है वो कर लीजिएगा फुल लेंथ वाले दिन, then you will leave these topics, you will be preparing a table, वन लाइनर एकदम टेबल बने, लास्ट में इसको रट्टा मारने के लिए हम लोग जो है वो यही नोट्स को देख लेंगे। बस आपको 10 सितंबर के दिन तक याद रखना है, उसके बाद इसको याद रखने की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो उस दिन के हिसाब से वो रट्टा मारने वाला काम पे इसको रखेंगे। बाकी अभी से आप उतना भी कोशिश करोगे, चीज़ों को बस ऑब्जर्व करो कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें तो आप वैसे लाउनी वर्ड से आपको लग रहा है कि ना लाउनी जो है वो
हम लोग बहुत बार ऐसा कोई मूवीज वगैरह में देखे हैं कि हाँ ये मुंबई महाराष्ट्र, उसी तरह से अगर आप देखोगे तो गिद्दा गिद्दा तो ये पंजाब। इस तरह से चीजें कनेक्ट करेंगे ना आप, तो आपको थोड़ी सी आसान होगी याद करने में इसको, यहाँ पे बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने को मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।